अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। पहलगांव में जो आतंकवादी थे उन्होंने हमला किया और एक तरह से जो वो हमला था वो कहीं ना कहीं इंसानियत के साथ साथ उन लोगों के रोज़गार से भी जुड़ा हुआ था जो कश्मीर में पर्यटन के ज़रिए अपनी रोज़गार को चला रहे थे। और इसका असर क्या हुआ, अगर पिछले कल के आंकड़ों की ही बात करें जो एक अप्रत्यक्ष तौर पर सामने आ रहा है कि लगभग 10,000 जो बुकिंग थी वो एक ही दिन में कैंसिल हो गई। और उसका खामियाजा कहाँ तक गया और या उसका मैसेज कहाँ तक गया, ये आज अखबारों में छपे जो जे.एंड.के के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनके उससे जाहिर हो जाता है। आज उन्होंने कहा कि मेरा दिल टूट गया। जाहिर सी बात है कि जो हुक्मरान होते हैं उनकी जो एक विज़न होता है वो उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा होता है जिसके साथ उस सूबे के लोगों का भविष्य भी जुड़ा हो। तो कश्मीर, जिसे जन्नत भी कहते हैं, उसको जहन्नुम बनाने में आतंकियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरा जो कश्मीर वैली है उसके अंदर एकदम से पर्यटकों की आमद जो थी वो गिर गई। और इसका अगर फ़ायदा कहें तो अब ये भी आ रहा है कि जब वापसी की फ़्लाइट्स लोग बुक करवा रहे हैं तो उसके जो दाम हैं, जो रेट्स हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि कहा नहीं जा सकता कि ये भी हो सकता है। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर कश्मीरियत का नुकसान हुआ, वहाँ पर लोगों के रोज़गार का नुकसान हुआ, आम आदमी के रोज़गार का नुकसान हुआ, तो फ़ायदा जो है वो एयरलाइंस को नज़र आ गया और उन्होंने उस फ़ायदे को उठाने का जो मुहिम थी वो शुरू कर दी। खैर, इंसानियत के साथ जो जुल्म हुआ वहाँ पे, उसकी जो कीमत थी वो अब पूरा कश्मीर जो है वो चुकाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर हम ये बात करें कि इसी टूरिज़्म पे, इसी समर टूरिज़्म पे, विंटर टूरिज़्म पे बराबर हिमाचल और उत्तराखंड भी हकदार रहे हैं। लेकिन जो अनछुआ था कई दशकों से कश्मीर, वहाँ पर पर्यटकों ने जाना शुरू कर दिया था और इसका असर उत्तराखंड और हिमाचल पर भी पड़ रहा था। और अब सवाल उठता है कि जब ऐसे हालात पड़ोस में हो गए हैं तो यही टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो हिमाचल में, अगर हिमाचल की बात करें तो वो जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पर खड़ी हो रही है आज की डेट में। अगर सरकारी खाते से ही बात करें, क्योंकि सरकारों का ये होता है कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से टूरिज़्म बेस्ड है। एप्पल इंडस्ट्री के बाद दूसरी आ जाती है टूरिज़्म इंडस्ट्री, जो कि प्रदेश के चप्पे चप्पे में फैली हुई है। विशाल, थोड़ा सा दिखाइएगा, हमारे पीछे धर्मशाला में ही है इस वक्त हम, तो टी स्टेट्स हैं, चाय के बागान हैं, बगीचे हैं और यहाँ की जो शांति है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। झिंगुर मेरे पीछे आवाज़ कर रहे हैं, वो आवाज़ें भी शायद आपको सुनाई दे रही होंगी। तो इसी शांति की तलाश में जो पर्यटक है वो यहाँ पर आता है। और खैर, मैं बात कर रहा था हिमाचल इंडस्ट्री की और सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो पीटीडीसी है, पर्यटन निगम है, उसकी 56 प्रॉपर्टीज़ है। 56 से याद आया कि 56 बहुत मशहूर है। एक फिल्म आई थी नाना पाटेकर की, अब तक 56, और 56 इंची छाती जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होता है। तो उसी तरह से 56 प्रॉपर्टीज़ जो है वो हिमाचल में पीटीडीसी की है। लेकिन हालात क्या हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इंडस्ट्री के हालात क्या हैं और इस इंडस्ट्री को कामयाब करने में हिमाचल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्या हालात हैं, ये सबसे बड़ी बात आती है। आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में, चाहे वो मंडी मनाली वाला इलाका हो, चाहे कांगड़ा का इलाका हो, चंबा का इलाका हो, कहीं का भी हो, वहाँ पर शिमला में भी इवन कि 4 लेन का काम चला हुआ है और वो 4 लेन का काम एक अच्छा खासा वक्त निकल चुका है उसे, लेकिन उसका अभी तक वो कहें कि सिरे तक पहुंचता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। खैर, वक्त लगता है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक अपॉर्चुनिटी, आप इसे कश्मीर के दुर्भाग्यवश कहें या फिर किसी और वजह से कहें, हिमाचल के हिस्से में भी आ चुकी है। लेकिन हिमाचल के साथ ही मैंने उत्तराखंड का जिक्र भी किया। उत्तराखंड में भी प्राकृतिक आपदाएँ जो हैं वो हिमाचल की तरह रहती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी और जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो भी हिमाचल की तरह हैं। और अब कंपटीशन जो है, अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो अब उत्तराखंड और हिमाचल में सामने नज़र आ रहा है। और हिमाचल में क्या हालात हैं, जिस तरह से बात की जा सकती है आर्थिक मंदी की, दूसरी चीज़ों की, तो
जिस इंडस्ट्री से कमाया जाता है वो इंडस्ट्री कितना सा फ्लोरिश यहाँ पर है कि अगर अचानक से भीड़ बढ़ती है, अब जो जहाँ से पर्यटक ने आना है, टूरिस्ट ने आना है, वो तो आएंगे ही आएंगे। अगर J&K की जो मैंने बताया जिस तरह से किसी के 1 कमरे, किसी के 2, किसी के 3, 15, 20 कमरों की बुकिंग थी एक ही पार्टी की, तो वो लोग अब शिफ्ट करेंगे। लेकिन वही चीज़ आ गई कि जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं उनका भी अगर ये कहें कि खस्ता हाल हैं तो न कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि फोकस ही नहीं रहा है हिमाचल का। जितने हमारे नेता इसको डिस्कस करते हैं, काश उसके ऊपर काम भी करते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनाली में कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि 50 एकड़ 60 एकड़ में बनी हुई हैं। बहुत बढ़िया होटल्स हैं, धर्मशाला की बात करें बहुत बढ़िया होटल्स हैं, डलहौजी की बात करें, चंबा की बात करें, किसी भी इलाके की बात कर लीजिए। तो यहाँ पर कंपटीशन की जब बात आएगी तो साथ में जो दूसरे लोग हैं, जो होटलियर्स हैं, वो लॉबी भी साथ में आती है। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं से जो रेवेन्यू है वो सरकार के खाते में डालते हैं। लेकिन जब अपना ही खाता खाली होगा बौद्धिक सोच का, विज़न का, तो फिर क्या होगा, ये एक बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। मैंने पहले जिक्र किया माहौल का, और माहौल की ही मार जो है वो कश्मीर में पड़ी। और हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर तो जो देवी देवताओं की एक कहते हैं ना कि बहुत कृपा है वो है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर जो माहौल है वो भी चाहिए होगा। हिमाचल में आज तक ये एक परफेक्ट आंकड़ा नहीं निकल कर सामने आया कि कितने जो होटल्स हैं या गेस्ट हाउस हैं, होम स्टे हैं, वो बिना रजिस्ट्रेशन के चले हुए। और इसका होता क्या है कि जो रेवेन्यू देने वाले होते हैं, जो तय मानकों के मुताबिक होटलियर्स काम करते हैं, उन्हें रेवेन्यू नहीं मिल पाता, और उनको रेवेन्यू नहीं जाएगा तो सरकार के खाते में भी रेवेन्यू नहीं आएगा। और जो अवैध तरीके से चलने वाले होटल्स होते हैं, मनाली में जिस तरह से वो बात करें, जो कि मशहूर पर्यटन स्थल हैं जहाँ पे फॉरेनर्स की भी विज़िट रहती है और उनका आना जाना लगातार रहता है, तो वहाँ पर भी ऐसे होटलों की जो तादाद है। और आपको ये भी याद होगा कि जब पुराने थोड़ा सा पिछले इसमें जाएंगे, जो आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं वो इन होटल्स में ज़्यादा सामने आती हैं, और रिकॉर्ड तक पुलिस को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो जब ऐसी चीज़ें आएंगी तो हिमाचल में देवी देवताओं का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन सरकारों का, प्रशासन का, अफसरशाही का दिया हुआ क्या है, ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि सरकार के आगे उस वक्त और ज़्यादा मुंह खोलकर खड़ा हो गया है जब पर्यटन की जो बोलती है वो, या जो तूती बोलती थी, वो अब कश्मीर में इस तरह से गूंजती थी, वो गूंजना बंद हो चुकी है। हिमाचल टूरिज्म की ही बात करूं, जो सरकारी तंत्र है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी तंत्र की जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि प्राइवेट होटलियर्स जो हैं, जो या जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन जो सरकार के खाते से है वो, एक उदाहरण के तौर पर आप सुनिए वहाँ पे क्या हालात हैं। विस्को जो कि मंडी में है, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी ADB के जो इन्वेस्टमेंट है उससे बनकर तैयार है, और उसका उद्घाटन तक नहीं हो रहा। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हैं तो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे, लेकिन जिस तरह के प्राइम रिजल्ट्स उनसे चाहिए, वो सरकारी लाल फीता शाही कहें या फिर ये कहें कि काम ही नहीं करना, इस तरह का जो व्यवहार होता है, उसकी वजह से महीने ही इसमें जब शुरू होगा तो IPL के 3 मैच धर्मशाला में हैं। अनुराग ठाकुर, अरुण धूमल, इन लोगों ने इतनी मेहनत की थी किसी दौर में कि आज ये स्टेडियम जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम माना जाता है। और जब भी यहाँ पर मैच होता है तो एक रेला जो है भीड़ का, वो यहाँ पर आ जाता है। और
उसके साथ साथ जब ब्रांडिंग होती है तो अकेले धर्मशाला की नहीं होती है, धर्मशाला के साथ साथ पूरे प्रदेश की ब्रांडिंग होती है कि सबसे खूबसूरत स्टेडियम है, सारी चीज़ें हैं। अब ब्रांडिंग वहाँ पे भी होगी। जो क्रिकेट के कैमरामैन होते हैं उनका फोकस रहता है अलग अलग जगहें दिखाने में, और कुछ लोग तो उस दौरान आएंगे और कुछ लोग इन दृश्यों को देखकर सामने आएंगे। और कहना गलत नहीं होगा कि ये सारा क्रेडिट धूमल फैमिली को जाता है कि जिन लोगों ने इतनी सारी चीज़ों के बावजूद इस स्टेडियम को खड़ा किया। और इस स्टेडियम के खड़ा होने के साथ साथ कितने लोगों की आर्थिकी जो है वो खड़ी हुई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस आर्थिकी तक तो लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो टूरिस्ट पहुंचेगा उसका क्या होगा। चलते चलते एक बात और, अगर हम सरकारी साइट्स को देखें तो वहाँ पर गूगल पे जाकर अगर इमेजेस आप सर्च करेंगे तो आपको तमाम प्रॉपर्टीज़ ऐसी नज़र आएंगी कि ऐसे कहेंगे माशाल्लाह क्या बात है, ये तो स्वर्ग है। लेकिन हकीकत में जब वहाँ पे विज़िट करेगा टूरिस्ट, गेस्ट जाएगा वहाँ पे, तो उसको एक तरह से धक्का लगने के चांसेस भी नज़र आते हैं, क्योंकि वैसा है नहीं जिस तरह से यहाँ पर जो गूगल इमेजेस हैं वहाँ पे दिखाया जा सकता है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दौर है, लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेलिजेंस है, उसका जो टोटा है वो यहाँ पर नज़र आता है। तो अब तो सबसे पहला जो, अगर मैं ये कहूँ कि अब तक 56 की तर्ज पर ये 56 प्रॉपर्टीज़ जो हैं और जो प्रॉपर्टीज़ अभी तक यूज़ नहीं हो रही हैं, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न जो है वो यहाँ पर छूटता है, क्योंकि इनके साथ अगर ये छूट गए तो लोगों के सपने भी छूट जाएंगे। दुआ कीजिए कश्मीर भी ठीक हो जाए, पड़ोसियों के घर में भी रौनक रहे और हिमाचल में भी रौनक रहे, उत्तराखंड में भी रौनक रहे, क्योंकि हमारा देश एक है। लेकिन अगर इसी बीच ऐसी आपदा आई है तो ये भी हमारा ही फर्ज बनता है कि हम एक अच्छा सुरक्षित माहौल यहाँ पर दे सकें, ताकि जो मेहमान आ रहे हैं, अतिथि देवो भव, तो उन अतिथियों का देवताओं की तरह स्वागत करने के लिए भी तैयार रहें। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।